नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं सुबह के बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर से एक खबर सामने आई है जहां पर दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात से अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और आपको बता दें कि युवक खेत में पानी लगाने गया था जब यह हादसा हुआ। इस दौरान बाइक सवार हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इस बीच गोरखपुर में 4 जून को गीता प्रेस अपना शताब्दी समारोह मनाएगा और इस शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होगा। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है और 2 दिन पहले ही अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने गीता प्रेस का निरीक्षण कर तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम को देखते हुए गीता प्रेस का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। साक्षी महाराज ने गोंडा में कहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होने लगा है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब सामने आएगा और नंदी की तपस्या सपनी भूत हो रही है। गोंडा में आश्रम में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज ने कहा है कि भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक धर्मनिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर योगी जी बैठे हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। लोग कहते हैं कि अयोध्या में ईंट रखने पर खून की नदियां बहाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अयोध्या में गगनचुंबी मंदिर बन रहा है और मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाया। अब ज्ञान व्यापी में भगवान प्रकट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा की सुनवाई जल्दी हो रही है और कुतुब मीनार का मामला भी कोर्ट में जा चुका है और मोदी और योगी ये किसी का विरोध में नहीं है, ना ही किसी के विरोध में कुछ कर रहे हैं और ना ही बीजेपी सरकार किसी का विरोध कर रही है। बस जो सच है वो सामने आना चाहिए। और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ अब अमरावती में केस दर्ज किया गया है। नवनीत राणा के खिलाफ अमरावती में सड़क जाम करने को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई और जेल से छूटने के बाद ही पहली बार कल वो अमरावती पहुंची थी। उनके खिलाफ सड़क पर मंच बनाकर देर रात को लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत हुई है। साथ ही नवनीत राणा के 14 समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा शनिवार को दिल्ली से नागपुर पहुंचे थे। एक स्थानीय मंदिर में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और दंपति को यह घोषणा करने के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे मुंबई के बांद्रा में स्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। इससे शिवसेना कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे और इसके बाद मुंबई स्थित एक विशेष अदालत ने दंपति को 4 मई को जमानत दे दी। अब अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने यहां पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरती की। संघर्ष के बावजूद हम राज्य पर शनि की 7.5 हटाने के लिए प्रार्थना करने यहाँ पहुंचे हैं। हमने बेरोजगारों को नौकरी मिलने के लिए भी प्रार्थना की। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल की तारायर में एक विमान आज लापता हो गया था और इसी विमान को लेकर बड़ी खबर अब सामने आ रही है, जहां नेपाल सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि स्थानीय लोगों द्वारा नेपाल की सेना को एक जानकारी दी गई और इस जानकारी के मुताबिक तारा एयर का वो विमान मानाबाती हिमाल के निचले हिस्से में देखा गया था। नेपाल सेना जमीन और हवाई मार्ग से घटनास्थल की ओर बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि लापता विमान मस्टैग के कोवांग में मिला है। विमान की स्थिति का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन तारा एयर के 9 NAET डबल इंजन विमान 22 यात्री सवार थे, जिसमें पोखरा से जोमसोंग के लिए करीब 9:55 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद उसका संपर्क टूट गया था।
और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के उज्जैन के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो भावुक नजर आए। उज्जैन में आयोजित आयुर्वेद महासम्मेलन में महाराष्ट्रपति आमंत्रित किए गए थे और इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि धार्मिक नगरी उज्जैन से मेरा पुराना नाता है। 35 साल पहले मैं उज्जैन में 15-15 दिन रह चुका हूं और यहाँ की गलियों से मैं वाकिफ हूँ। आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे भगवान महाकाल की नगरी में आमंत्रित किया है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उज्जैन से गहरा नाता रहा है। वो पूर्व सांसद हुकुमचंद कछवाए के काफी करीबी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने महासम्मेलन के मंच से कहा कि आचार्यों को भविष्य में आयुर्वेद की अच्छी शिक्षा देने और अच्छे चिकित्सक तैयार करने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में नए नए शोधों को लेकर भी काफी जोर दिया। कहा गया है कि भारत गांव में बसता है और गांव की चिकित्सा पद्धति पूरी तरह आयुर्वेद से जुड़ी है। आयुर्वेद के महत्व को व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उज्जैन में 20 करोड़ रुपए की लागत से बने आयुर्वेद महाविद्यालय की बिल्डिंग का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों ने स्वागत किया है। और इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य निर्धारित समय 1 जून से 3 दिन पहले ही रविवार को केरल पहुंच गया है। मौसम कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी कि दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा समझा जाता है। हालांकि भारत में मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपने समय निर्धारित समय 1 जून के बजाय 29 मई बुधवार को ही केरल पहुंच गया। पहले आईएमडी ने चक्रवात असानी के शेष भाग की मदद से 27 मई को मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था और अब इस अनुमान में 4 दिन की प्रतिमान त्रुटि थी। हालांकि दक्षिणी प्रायद्वीप पर फैले इस अवशेष मौसम तंत्र का प्रभाव कमजोर हो गया है। असानी एक पखवाड़े पहले बंगाल की खाड़ी में आया था और अब आपको बता दें कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। और खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात से ये खबर सामने आई। बीमार मां का इलाज कराकर युवक कंधे पर पैदल घर ले जा रहा था। इसी दौरान एक वीडियो सामने आया जब आर्थिक तंगी के चलते ये शख्स अपनी बूढ़ी मां को कंधे पर ले गया और इस दौरान युवक मजबूर हो गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसे अपनी मां को कंधों पर ले जाना पड़ा। इस बीच स्थानीय पत्रकारों ने मां और बेटे दोनों की मदद की और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया। आपको बता दें कि इस दौरान एक पत्रकार ने मानवता की मिसाल पेश की है। अभी एक बरौली देवरहाट थाना क्षेत्र के बरौली गांव से राम अवतार जी वृद्ध बूढ़ी माँ थी, उनको कंधे पर लेकर के जा रहे थे। तो मेरी जब निगाह पड़ी तो मैं नंगे पैर दौड़ता हुआ गया। मैंने रोका उनको कि आप किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ जो है उनको बुखार था और दस्त वगैरह आ रहे थे गर्मी के चलते। तो भोगनीपुर में डॉक्टर इरफान के यहाँ दिखाने आए थे। उन्होंने रात में रुकने के लिए बोला तो उसका 1000 रुपये चार्ज बताया था। उनके पास पैसे ना होने की वजह से वो अपनी माँ को कंधे पे लेकर घर वापस जा रहे थे। मैंने जैसे मुझे देखा तो मैंने कहा क्यों ना इनकी मदद की जाए। मैंने तुरंत बिना देर किए अपने गाड़ी पे बैठाला, मोटरसाइकिल पर बैठाला के वो बूढ़ी माँ को अपने गले से लगाया और सर उनके आराम होता उनके बड़े बेटे थे, उनको लेकर घर पहुँचे। जब जानकारी मुझे जब मालूम चला कि उनके 3 बेटे और हैं जिनकी शादी हो चुकी है, राम अवतार की हालांकि शादी नहीं हुई है, वो अपनी माँ की सेवा अलग करते हैं। बड़ा घर उनका छोटा सा घर बना हुआ था, ना तो अंधेला पड़ा हुआ था, कुछ उनकी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बताया कि ना तो मेरे पास लाल कार्ड है, हालांकि उन्होंने ये भी बताया था कि हम 40% विकलांग भी हैं और उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती, उनकी माँ को नहीं मिलती है। किस तरीके से वह भरण पोषण करते। और एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम हुई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया और ये ड्रोन कठुआ जिले के राजबाग थाना क्षेत्र के तल्ली हरिया चक में सीमा की ओर से आ रहा था। ड्रोन के साथ ही एक पेलॉट जुड़ा हुआ था जिसकी जांच बम निरोधक दस्ता द्वारा की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह जानकारी दी और बताया कि स्थानीय लोगों ने ड्रोन को खेतों के ऊपर उड़ते हुए देखा है। उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।
और ड्रोन को मार गिराया गया है। साथ ही ये भी बताते चलें कि एसएसपी कठुआ आरसी कोटवाल ने बताया कि ड्रोन की सूचना मिलने पर राजबाग पीएस की टीम सामान्य तलाशी में थी। ड्रोन को मार गिराया गया और 7 चुंबकीय प्रकार के बम आईडी और 7 यूबीजीएल बरामद किए गए हैं। ये हेक्स्ट्रा क्वार्टर से जुड़े पाए गए और बम स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है, जिसके बाद पूरे मामले का विश्लेषण भी किया जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि ये सामग्री बरामद कर बड़ी घटना को टाल दिया गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव की भावभूमि हमें अभी से तैयार करनी होगी। एक बार फिर से लोकसभा की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर हमें आगे बढ़ना है। रविवार को ही अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पार्टी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र किया गया, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी ने इस बैठक में संबोधन किया है। साथ ही ये भी आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। योगी ने मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए साल 2024 के चुनाव के भावभूमि तैयार करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ये बैठक प्रदेश पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई है और मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम मिला है, इसीलिए हमें 2024 के लिए अभी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी आह्वान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है, इसीलिए 75 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर अभी से आगे बढ़े। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया है कि आप सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से एक बार फिर से ये साकार होगा। ये कार्य समिति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। उन पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया और कथित तौर पर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद ही मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। नुपुर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, द्वेष भाव फैलाने और दूसरे धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सुन्नी बरेवाली और संगठन रजा अकादमी ने शिकायत दर्ज करवाई है और दरअसल नुपुर शर्मा ज्ञानव्यापी मस्जिद पर चल रही डिबेट के दौरान हिस्सा लेने गई थी, जहां उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बोल निकाल दिए। इससे बाद ही उनके खिलाफ ये कार्रवाई की मांग की जाने लगी। दरअसल बहस के दौरान नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर कहा था कि अगर लोग लगातार हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो भी इस्लाम को लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और इसके बाद ये जो वीडियो में ये बयान बोलते हुए उन्हें देखा गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बवाल होना शुरू हो गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच वर्शिप एक्ट 1991 पर चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसी एक्ट को खत्म करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोगों ने याचिका दाखिल कर दी है। मथुरा के प्रख्यात भागवताचार्य देवकीनंदन महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल की। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि वर्शिप एक्ट ने सनातनियों के लिए कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। हिंदू धर्म में पूजा स्थल का क्या महत्व है ये सब जानते हैं, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत हिंदू काशी और मथुरा जैसे स्थलों पर पूजा नहीं कर सकते। ये एक बड़ा कष्टदायी कारण है। सबसे बड़ा काम ये किया था कि जहां जहां हमारे पूजा स्थल थे प्रमुखतः, जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, यहां उसने बड़ी बर्बरता की और बर्बरता करके औरंगजेब जैसा था, इतिहास जानता है, मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें
और लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये कार्य बहुत जरूरी है। पर 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये कानून लिया है कि जो पहले की स्थिति है वही रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए। भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए देव स्थल क्या महत्व रखते हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उनको भी अगर हम मथुरा में जन्मभूमि पे जाके सेवा नहीं कर सकते, काशी में जाके नहीं गौरी देश पूजन कर सकते, तो इससे जो हमारी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, कष्ट मिल रहा है, उसको हम लोग अगर कोर्ट में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। इसलिए लोकतंत्र की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है, हमने अर्जी दाखिल की है और हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र की सुंदरता बनी रहे। अगर कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, भीड़ तंत्र हो जाएगा और भीड़ तंत्र में तो फिर कभी देश का निर्माण नहीं होगा। औरंगजेब और नेताओं पर टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाने के लिए बदायूं पुलिस ने एक अनोखा रास्ता निकाला है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। सजा के तहत आरोपी किशोर को गौशाला और गांव के सार्वजनिक स्थलों पर सफाई करनी होगी। विस्तार से पूरा मामला देखने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक किशोर को अनोखी सजा सुनाई गई है। किशोर न्याय बोर्ड ने सुनाई सजा। अब 15 दिन के लिए गौशालाओं में करना होगा काम, गांव के सार्वजनिक स्थल पर भी करनी होगी सफाई। दरअसल मामला जिले के देवगवा ब्लॉक का है। ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव के रहने वाला किशोर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद उक्त मामले में उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। तो वहीं पुलिस की जांच पड़ताल में मोबाइल चलाने वाला एक किशोर निकला, जिस पर किशोर न्याय बोर्ड ने मामला चलाया और किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी किशोर को अनोखी सजा सुनाई, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो 15 दिन गांव की गौशालाओं में गायों की सेवा करेगा तथा 15 दिन सार्वजनिक स्थान पर सफाई भी करेगा। किशोर गाय भैंसों को चारा खिलाते हुए और सफाई करते हुए मिला। हालांकि किशोर के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि उसके मोबाइल से किसी और ने यह हरकत की है, क्योंकि आरोपी का मोबाइल किसी दूसरी जगह पर चार्जिंग में लगा था, जहां से किसी ने वो मैसेज वायरल कर दिया। इस बीच आरोपी के पिता का कहना है कि बेटा अब रोज गायों की सेवा करता है और गौशाला की सफाई भी करता है। अन्य बच्चों को एक मैसेज भी दिया कि कोई भी कभी ऐसा कार्य ना करे। हमारे बेटे का मोबाइल चार्ज पर लगा था दूसरे घर पर, वो मतलब तो क्या कहते किसी दूसरे ने वो कर दिया वायरस, मतलब तो क्या कहते और उसकी हमारा बेटा जो सजा भुगत रहा है, मतलब गाय भैंस के लिए चारा डाल रहा है और झाड़ू लगा रहा है, गांव की सफाई भी कर रहा है। आंधा के लिए गलती नहीं करेंगे, ये सजा सही है। हाँ, हमने स्वीकार कर लिया। तो वहीं पूरे मामले पर किशोर के वकील जवाहर सिंह यादव का भी यही कहना है कि कोर्ट का निर्णय बहुत ही अद्भुत है, जिससे बच्चों के अंदर सेवा भाव पैदा होगा। उसे सुधरने को पर्याप्त अवसर भी दिया गया है। वकील का कहना है कि बच्चे द्वारा मोबाइल पर कोई अभद्र पोस्ट पाई गई थी, जिसकी वजह से उसे यह सजा सुनाई गई है। लेकिन कोर्ट ने उसके बारे में जो फैसला सुनाया है वो काफी सराहनीय है। ऐसा था, जुवेनाइल तो था ही, नवयुवक भावना और भाव आवेश में आकर कभी कभी पोस्टें डाल देते हैं जो उन्हें नहीं डालना चाहिए मोबाइल में। इस बच्चे के मोबाइल से किसी दूसरे ने अथवा इसी बच्चे ने कोई पोस्ट डाली थी जिस पर उस पर मुकदमा लिखा गया था, और उस मुकदमा लिखाने के बाद उसका चालान न्यायालय आया, उसकी बेल हुई। बेल होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ और ट्रायल के उपरांत उसे लगा कि न्यायालय की प्रक्रिया बहुत जटिल है और 10-20 साल से लोग मुकदमा तारीखें करते हैं, दौड़ते हैं, काम का नुकसान होता है, शिक्षा और घरेलू कार्यों सब में व्यवधान पैदा होता है। ये सोचकर, चूंकि उसका स्वस्थ दिमाग था, अच्छी सोच थी, तो उसने अपने जुर्म से इकबाल कर लिया ताकि मुकदमे का निस्तारण हो और मेरा समय बर्बाद ना हो। बहरहाल इस सजा से सबको सबक जरूर मिला होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बिना सोचे समझे लिखने की सजा गंभीर हो सकती है। साथ ही समाज में एक संदेश भी जाएगा जो युवाओं के बीच बढ़ती इस अराजकता को कुछ हद तक कम कर सकेगा। डेस्क रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।